Hey everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel that is Science Side. Today we will cover the chapter number 3 of the 10th class, that is metals and non-metals. सबको मेटल्स और नॉन मेटल्स तो पता है क्या होती है मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या है। सबने देखा है मेटल्स को डेली लाइफ में या अपने घर में। हमारे पास अगर डोर के हैंडल्स की बात करें तो किस तरह से वो आयरन के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। स्टील के बर्तन होते हैं किचन में बहुत सारे, और जितनी घर की विंडोज होती है उनकी जो ग्रिल्स हैं वो आयरन की बनी है। गोल्ड और सिल्वर को एज अ ज्वेलरी की तरह कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। और इसके अलावा अगर हम देखें, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, कॉपर की वाटर बॉटल्स होती हैं हमारे पास। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो हमने कार्बन का एलोट्रॉप यानी डायमंड बहुत ज़्यादा देखा अपनी लाइफ में। अगर हम गैसेस की बात करें नॉन मेटल्स में तो हमने ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को और नाइट्रोजन जो कि एयर में है उनके बारे में सुन रखा है बहुत अच्छे से। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है एयर में, है ना, सबको पता है। तो अभी अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें, अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें कि पीरियोडिक टेबल में बताइए, ये पीरियोडिक टेबल है, सबने देख रखा है ना पीरियोडिक टेबल। ब्लू कलर में मेटल्स मैंने दिखाई है, यहाँ पे येलो में नॉन मेटल्स हैं आपके पास। तो मेटल्स में देखिए यहाँ पे ये कौन सी लाइन है, जो फर्स्ट वाला है और ये जो सेकंड वाला है, ये सारी की सारी मेटल्स जो होती है ये हमारे पास होती हैं अल्कली मेटल्स। और ये जो सेकंड लाइन है, व्हाट इज दिस, दिस इज अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, है ना, सबने सुना है ना। बीच में ये इतनी सारी मेटल्स की ये जो रो है, दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट, और इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ये सारी की सारी मेटल्स हैं हमारे पास। ब्लू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ये सारी मेटल्स हैं हमारे पास। डी ब्लॉक तो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। उसके बाद ये जो येलो कलर में हमारे पास बहुत सारी नॉन मेटल्स हैं, है ना। हाइड्रोजन को भी अगर इधर ले आऊं मैं, वो देखिए येलो वाला नॉन मेटल एक उधर है, उसको मैं यहाँ ले आऊं तो हाइड्रोजन, हीलियम, और ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गन मेरी नोबल गैसेस, फ्लोरीन की फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, कार्बन, ये सारी की सारी येलो वाली नॉन मेटल्स हैं। ये सबने सुन रखा है कि ये नॉन मेटल्स हैं। और ग्रीन यहाँ पे मेटलॉइड है, जिसका यहाँ पे अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं वैसे इसमें। अब देखिए, अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स, नॉर्मली गोल्ड सबने देखा है ना। देखिए गोल्ड की पिक्चर है यहाँ पे, सबने देखा है। सिल्वर ज्वेलरी बनती है, सबने देखा है। कॉपर वाटर बॉटल्स की फॉर्म में आपने देखा है। मरकरी, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज इन द लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट वाली मेटल है, ठीक है। थर्मामीटर्स के अंदर होता है ना मरकरी फिल किया हुआ। उसके बाद एल्यूमिनियम की फॉयल आप सबने किचन में देखी है। जिंक आप लोगों ने लैब में देखा होगा। अब यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, ये इस तरफ नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में कार्बन, कार्बन का आपने डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में सुन रखा है। यहाँ पे मैंने रेड फॉस्फोरस की पिक्चर रखी है। दिस इज सल्फर, दिस इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस इज ऑक्सीजन, आपका हाइड्रोजन, और इसी तरह से नाइट्रोजन गैस। तो कुछ कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स से फैमिलियर हो आप, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शुरू हो रहा है यहाँ से चैप्टर, कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकली वो देखने में कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। सो मेटल्स में और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है। फिजिकल स्टेट सबसे पहला पॉइंट, कि वो देखने में कैसे हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, किस तरह से। तो सारी की सारी मेटल्स जो होती हैं, दे ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक को छोड़ के। एक्सेप्शंस याद रखनी है साथ साथ में। मरकरी इज अ मेटल विच इज इन द लिक्विड स्टेट, मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है। अगर नॉन मेटल्स की बात करें, सारी की सारी जनरली हमने देखा है सॉलिड फॉर्म में होती है और गैसेस फॉर्म में, जैसे कि नाइट्रोजन है, आपका पास ऑक्सीजन है, आपके पास हाइड्रोजन है। किसको छोड़ के, एक्सेप्शन आगे भाई लर्न रखनी है। एक्सेप्शन, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज इन द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में एक ही है नॉन मेटल और वो है आपका ब्रोमीन। देन मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेलेबल और डक्टाइल मेटल्स का होना, मतलब मेलेबल मतलब उसकी शीट्स में आप उसको कन्वर्ट कर दो, और डक्टाइल का मतलब है आप उसको वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, मेटल्स बहुत अच्छी मेलेबल और डक्टाइल वाली प्रॉपर्टी शो करती हैं। कौन सबसे अच्छे से मेलेबिलिटी डक्टिलिटी शो करता है प्रॉपर्टी, गोल्ड और सिल्वर जो है वो बहुत अच्छे से मेलेबल और डक्टाइल यानी शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
नॉन मेटल्स नहीं शो करती मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी, दे डोंट शो मैलेबिलिटी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. Now third is conductivity. Are metals good conductor of heat and electricity? Yes, they are good conductor of heat and electricity. लेकिन यहाँ पे भी exception learn करनी है. Lead और mercury are not good conductor of heat. यहाँ पे याद रखना है. और नॉन मेटल जनरली दे आर पुअर कंडक्टर, लेकिन देयर इज द वन एक्सेप्शन, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट को याद रखना है, वो नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, गुड कंडक्टर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है भाई ग्रेफाइट. ये हो गया. नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को अगर देखें तो कोई भी मेटल है, फॉर एग्जांपल आयरन है, अगर आप उसको हीट करते हो तो क्या जल्दी से मेल्ट हो जाती है आयरन की रॉड? नहीं मेल्ट होती. सारी की सारी मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन किसको छोड़ के फिर से एक्सेप्शन आ गई है, अगर आप अपने पाम में ही इन दोनों मेटल्स को रखते हो, दोनों में से किसी को, गैलियम को और सीजियम को, दे गेट मेल्ट ऑन योर पाम. तो आपकी ये दोनों एक्सेप्शंस हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, दे हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट. उसके बाद नॉन मेटल्स की बात करें, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड और ग्रेफाइट, इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई डायमंड. ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड है. ठीक है, उसके बाद लस्ट्रस प्रॉपर्टी. लस्ट्रस मतलब उनका जो शाइनी अपीयरेंस वाला प्रॉपर्टी है. क्या शाइनी वाला अपीयरेंस होता है मेटल्स में? सब मेटल्स में होता है. गोल्ड और सिल्वर में तो कितना ज्यादा लस्ट्रस प्रॉपर्टी है सिल्वर में. सब वैसे मेटल्स लस्ट्रस होती हैं. नॉन मेटल्स जो हैं दे आर नॉट लस्ट्रस. एक एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस. ठीक है, is the only non-metal which is lustrous. Now sonorous, क्या साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में? यस, दे आर सोनरस, दे कैन प्रोड्यूस साउंड. फॉर एग्जांपल वो जो स्कूल की बेल होती है ना, उसमें आवाज आती है ना, जैसे उसको बजाते हैं किसी चीज वुड के साथ तो आवाज आती है. नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, उनसे कोई आवाज नहीं आती. ठीक है, आप जो कार्बन है, जो उसका डायमंड, ग्रेफाइट, उनको आप किसी भी चीज से स्टिक से उसको करते हो तो आवाज नहीं आती है. ठीक है, हार्डनेस, हार्ड होती है मेटल्स, सब की सब हार्ड होती है भाई. कुछ मेटल्स में एक्सेप्शन आ गई. कौन? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स, दे कैन बी कट विद नाइफ. सुना होगा सबने, है ना, दे कैन बी कट विद नाइफ. और नॉन मेटल्स की बात करें, ये सारी सॉफ्ट होती हैं. इसमें एक एक्सेप्शन आ गई कि आपका डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इज द डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. ठीक है, सबसे हार्ड होता है भाई, ये सबसे हार्ड होता है डायमंड. उसके बाद अगर ऑक्साइड्स की बात करें, जो कि आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं ऑक्साइड्स बनाएंगी. ये ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं या एसिडिक? ये होते हैं बेसिक. कैसे याद रखोगे? मेरे को याद रहता है, मैं याद रखती हूँ कि सोडियम जब भी हम बात करते हैं OH के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मुझे पता है दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, बस उसी से याद रखती हूँ. उसी तरह से सोडियम ऑक्साइड है तो सोडियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, जितनी भी मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक. और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के और न्यूट्रल नेचर के. ठीक है, चलिए आगे. अब यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक्सेप्शन में अभी आपने पीछे देखे हैं, या कुछ ऐसी मेटल जो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, कुछ ऐसी मेटल जो नहीं है गुड कंडक्टर. तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल है, मतलब इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं और इनकी वायर्स बनाई जा सकती है. गोल्ड तो सबसे ज्यादा डक्टाइल है, चाहे 2 किलोमीटर तक लंबी इसकी वायर बना दीजिए, इतना ज्यादा डक्टाइल है ये. बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन से होते हैं? सिल्वर और कॉपर. सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर है हीट के, जल्दी से हीट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बेस्ट कंडक्टर है. और मेटल्स में लेड और मरकरी, लेड यानी Pb और मरकरी Hg, ये है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट.
ठीक है, हीट करते रहो, होंगे ही नहीं, गर्म नहीं होंगे। तो इस तरह से लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर है हीट के, हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज इन द लिक्विड स्टेट, ये एक ऐसी मेटल है जो किस फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है। और अगर नॉन मेटल में बात करूं तो कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, दैट इज ब्रोमीन, याद रखना है आपको। आयोडीन इज द नॉन मेटल, सारी की सारी मेटल लस्टरस थी, नॉन मेटल नहीं थी, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसी थी जिसमें शाइनी अपीयरेंस थी, वो है आयोडीन, इट इज लस्टरस। कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें एलोट्रॉप्स हैं डिफरेंट, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। अगर ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रॉप है जो क्या है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर। और सारी की सारी मेटल्स कैसी थी, हार्ड थी, लेकिन 3 को छोड़ दिया था हमने, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स, कैसी मेटल्स, सॉफ्ट मेटल्स, एंड दे कैन बी कट विद नाइफ, और इनको नाइफ से आप कट भी कर सकते हो। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने उसका जो फिजिकल स्टेट था, उसकी कंडक्टिविटी थी, उसका जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी था, सोनरस प्रॉपर्टी था, कंडक्टिविटी देखी हमने, ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा। अब ऑक्साइड्स से ही हमें थोड़ा सा गैस आ गया कि हमने कोई केमिकल रिएक्शन करी है मेटल की ऑक्साइड के साथ, और कैसे होगी वो रिएक्शन, Whenever metal is burnt in the air, जब भी किसी मेटल की हम एयर में बर्निंग करते हैं तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड बनाएगा। अब ऐसी कुछ मेटल्स भी होती हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर और गोल्ड, जो आप ज्वेलरी की फॉर्म में पहन के रखते हैं, रिंग फॉर्म में पहन के रखा है आपने। आपको क्या लगता है कि रात को जब आप सो जाते हो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो रिंग कुछ और ही कन्वर्ट होगी? नहीं, दे आर नॉट रिएक्टिव, they are not reactive toward oxygen, ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन नहीं है। तो कुछ कुछ मेटल्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हेयर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट कर रही है ना, क्या बनाया इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, इसने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। तो इस तरह से हर बार बनता है ऑक्साइड। ये रिएक्शन जो होती हैं, अगर मैं यहाँ पे लास्ट में लिखा है सोडियम और पोटाशियम के साथ करूं, जो सोडियम और पोटाशियम है, दे विग्रसली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, विग्रसली रिएक्ट विद ऑक्सीजन के साथ, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सो इन दोनों को कहाँ कैप्ट करके, इमर्ज करके रखा जाता है, सो दे आर इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल। कहाँ रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, दे कैच फायर इजिली, तो इनको हम इमर्ज करके रखते हैं इन द कैरोसिन ऑयल। अब बाकी रिएक्शंस कर दी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और जो जिंक का ऑक्साइड्स है, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये क्या होता है भाई एम्फोटेरिक नेचर, यहाँ मेंशन करा ना मैंने नाम। व्हाट इज एम्फोटेरिक नेचर? सम ऑक्साइड्स has a property that they can act like acid, they can act like acid or base, both वाली प्रॉपर्टी होती है, मतलब बोथ की तरह एक्ट करते हैं। दे हैव बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड ऑफ बेस, तो उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो इसका मतलब ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ये दोनों आपस में जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या होती है बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड प्लस वाटर यहाँ पे बना है। अब यहाँ पे फिर से ये मैंने रिएक्ट करवाया है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब मैंने रिएक्ट करवाया, इसका मतलब वो एसिड की तरह था। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, फिर से सॉल्ट। इस सॉल्ट का क्या नाम है, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट बन गया NaAlO2, ठीक है, O2, ठीक है।
प्लस वाटर आपका बना है, तो यहाँ पे ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा था। तो कोई ऐसी चीज जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करे उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। तो कौन कौन एक्ट करता है एम्फोटेरिक की तरह? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और जिंक का ऑक्साइड, ठीक है, ZnO, ये दोनों जो हैं ये आपके किस तरह से एक्ट करते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की तरह। सम मेटल ऑक्साइड जैसे ही पानी में डिजोल्व करते हैं अल्कली बन जाते हैं। अल्कली क्या होता था? द बेसिस दैट आर soluble in water is known as soluble in water is called अल्कली। उनका नाम अल्कली था, हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। तो जैसे ही सोडियम का ऑक्साइड होगा मेरे पास, ये वाटर में जैसे ही डिसॉल्व होगा तो ये बना देगा मुझे, क्या बना के देगा? अल्कली। और क्या नाम है इसका? दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया। तो यहाँ पे आपका बना सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वो रिएक्शंस हैं जो ऑक्सीजन के साथ हुई, ठीक है। क्या याद रखना है बच्चे कि गोल्ड और सिल्वर तो रिएक्ट नहीं करते, जो बाकी रिएक्ट करती हैं मेटल्स वो क्या बनाती हैं? ऑक्साइड्स। और ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं? बेसिक नेचर के। कुछ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के हैं। कौन कौन सा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल विद द वाटर। अगर मेटल्स कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करें प्लस H2O के साथ तो क्या बनेंगे? ऑब्वियसली बच्चे हाइड्रोक्साइड बनेगा यहाँ पे। और ये रिएक्शन भी बहुत वायलेंट होते हैं बिहेवियर में, यानी हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं। वायलेंट क्यों है? क्योंकि हीट को रिलीज करते हैं, इसलिए मैंने कहा बहुत वायलेंट है। अब कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती। कौन कौन सी? एक है लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये जो मेटल्स हैं ये रिएक्ट नहीं करती वाटर के साथ। आप अपनी गोल्ड चेन को पानी में डिप करके रख दो तो आप बोलोगे कोई नई चीज बन गई, कुछ नया नहीं बना है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, इसका मतलब कोई रिएक्शन हुई ही नहीं। अदर जो है बाकी जो अगर मेटल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पोटाशियम लिया है, उसको मैंने जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करा पहले ऑक्साइड बनेगा, फिर फर्दर सॉल्युबल होगा वाटर में तो हाइड्रोक्साइड बना देगा। सिमिलरली पोटाशियम ले लेते हैं, Na प्लस H2O, तो आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन रिलीज होती है। और रिएक्शन मैंने कहा था ना बहुत वायलेंट है, हीट रिलीज होती है बहुत। और हाइड्रोजन जो है उस हीट की वजह से इट कैचेस फायर, इसीलिए कहा बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। सोडियम और पोटाशियम ने तो बना दिया, आपके बेस बना दिए यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो आपकी रिएक्शन है ये होती है कोल्ड वाटर के साथ। यहाँ पे कोल्ड वाटर याद रखना आपने। सिमिलरली कैल्शियम भी आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम स्टिक कर जाता है, जो हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं ना हाइड्रोजन गैस के, उनके साथ स्टिक कर जाता है। लो स्टिक कर गया। लेकिन अगर मैग्नीशियम की बात करो, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बनेगा वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का बनेगा क्या? हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, MgOH2। मैं नाम क्यों लिख रही हूँ, MgOH2 बनेगा इसी तरह से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। लेकिन याद कैसे रखना है, एक ट्रिक बताती हूँ आपको। ये जैसे हम बोलते हैं ना मैगी हॉट वाटर में बनती है हमारी, ठंडे पानी में तो बनाते नहीं, तो वहां से याद रखना इन हॉट वाटर, दिस इज अ ट्रिक कि आप याद रख सकते हो। Mg जो है प्लस हॉट वाटर, वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हो, यहाँ M बड़ा ले लेना, अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तो याद रखना कि दिस इज हॉट वाटर। और बाकी मेटल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। किसके साथ? स्टीम। ये जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये गैसियस फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में है, उसके साथ रिएक्ट करी तो आपके पास ऑक्साइड बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ये याद रख लेना बच्चे, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाना, यहाँ पे ऑक्साइड बनाना है आपने। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, दिस इज ऑक्साइड, ठीक है। ये आपने याद रखना है रिएक्शन को। नाउ नेक्स्ट,
मेटल्स विद एसिड, अगर कभी भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है, लास्ट चैप्टर में जिसका नाम था आपका केमिकल इक्वेशन, उस चैप्टर में हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स को अगर याद हो उनको रिएक्ट करवाया था डिल्यूट HCl के साथ, और जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ये बनाते हैं जिंक क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते थे जो क्या प्रोड्यूस करते थे, पॉप साउंड प्रोड्यूस करते थे, अगर किसी को एक्सपेरिमेंट याद हो। तो जब भी किसी मेटल को, जिंक मेटल है, किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाती है। और ऐसा जो है सब मेटल्स के साथ हो रहा है, कुछ कुछ मेटल्स है नहीं रिएक्ट करती, वो बता रही हूं आगे क्यों नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो नहीं इवॉल्व करती हाइड्रोजन गैस को, मतलब डिल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया आपने, वो तो करेगा हाइड्रोजन को इवॉल्व, नाइट्रिक एसिड नहीं करता, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सेल्फ रिड्यूस हो जाए, इसका मतलब वो उसने खुद की रिडक्शन कर दी, खुद की रिडक्शन कर देगा तो इसका मतलब HNO3 ने अपनी ऑक्सीजन किसी को दे दी, यही होता है ना, रिडक्शन इज क्या, ऑक्सीजन का रिमूवल कर दिया, तो ऑक्सीजन इसने रिमूव करके हाइड्रोजन को दे के उसका वो बना दिया वाटर, इसमें वाटर में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो आपका HNO3 है ये खुद रिड्यूस होके नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड बना देगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह से कुछ बना देगा। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं करता, गैस नॉट इवॉल्व नहीं निकलेगी, क्या निकलेगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है जो आपकी हाइड्रोजन गैस है, बस ये याद रखना आपने। मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट कर जाते हैं पर नाइट्रिक एसिड के साथ और हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं, जादू एक के दो के साथ ही हुआ है। नाइट्रिक एसिड ऐसे तो हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं करता, लेकिन अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट हो जाए तो हाइड्रोजन इवॉल्व होगी, याद रखना है। अब ऐसी कुछ मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट ही नहीं करते डिल्यूट HCl के साथ, कॉपर ने मना कर दिया, कॉपर नाराज होगी, भाई ये डिल्यूट HCl के साथ नहीं रिएक्ट कर रही है, क्यों, किसने बताया, ये बताया हमें रिएक्टिविटी सीरीज ने कि क्यों नाराज होगी है, भाई आगे देखते हैं क्यों नाराज है कॉपर। नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट एसिड, नॉन मेटल तो डिस्प्लेस नहीं करती हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि वो डिल्यूट एसिड्स के साथ, क्योंकि वो क्या बनाती है, देखिए हाइड्राइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स, ठीक है, हाइड्राइड्स बनाते हैं, तो हाइड्रोजन को तो अपने साथ जोड़ लिया उन्होंने, हाइड्रोजन को इवॉल्व ही नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी जो मेटल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, इट इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ये ज्यादा रिएक्शन शो करेगी डिल्यूट HCl के साथ, और फिर जिंक वो HCl के साथ रिएक्शन शो करेगा एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर तो चलो शो ही नहीं करता, डोंट शो द रिएक्शन विद द डिल्यूट HCl, और ये हाइड्रोजन जो है उसको भी इवॉल्व नहीं करता। तो ये जो क्वेश्चन है ये है रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम बताएंगे, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, क्यों यहाँ पे ये बीच में इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है, अगर किसी मेटल को, मेटल का रिएक्शन विद द अदर मेटल सोल्यूशन, अगर किसी एक मेटल को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया आयरन एंड आई रिएक्टेड विद द कॉपर सल्फेट के साथ, जब मैं इसका रिएक्शन करती हूँ तो क्या होता है, सल्फेट, दिस इज कॉपर सल्फेट, जब मैं इसका रिएक्शन करती हूं तो क्या होता है, सल्फेट यहां से और इसके साथ जाके जुड़ गया, मतलब आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ पे है ना, डिस्प्लेसमेंट होगी, धक्का मार के उसको बाहर निकाल दिया, खुद जाके लग गया वहां पे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये किस बेसिस पे होती है, रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। तो देख लें अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज बच्चा, ठीक है। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, ठीक है, सुनकर पब्लिक ने, हंसकर कल्टी मारी। क्या बोला पब्लिक ने,
चांदी सोना प्लैटिनम देंगे, करीना कपूर को ये सब कुछ देंगे भाई। क्या देंगे, यहां भी लिख रही हूं, आप भी याद रखना। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, सुनकर, यानी टिन का सिंबल है ये, सुनकर, पब्लिक ने हंसकर कल्टी मारी। क्या बोला पब्लिक ने, आपको क्या क्या देंगे हम, चांदी सोना और प्लैटिनम देंगे, इतना कुछ देंगे हम। तो ये है एक सीरीज जिसमें आपको याद रखना है कि ये जो मेटल जो सबसे ऊपर है दे आर हाईली रिएक्टिव। कैसी हैं ये हाईली रिएक्टिव है। और जो नीचे वाली मेटल्स हैं, ये वाली अगर इनकी बात करें, इस तरह से नीचे आते जाएंगे, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, जो नीचे वाली हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है। हाइड्रोजन से ऊपर वाली, ये जो बीच में हाइड्रोजन है ये तो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन से ऊपर वाली रिएक्टिव है और नीचे वाली लीस्ट रिएक्टिव है। सबसे लीस्ट कौन है, प्लैटिनम। सबसे हाई रिएक्टिव कौन है, पोटाशियम, सोडियम। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं इस रिएक्टिविटी बेसिस पे, तो बताइए जरा मुझे, व्हाट हैपन इफ, अगर सिल्वर मेटल को मैं आयरन सल्फेट में डाल दूं, ये मेरा सिल्वर है, इसको मैंने आयरन सल्फेट में डाल दिया, ठीक है, तो क्या ये इसके साथ जाके लग जाएगा, AgSO4 बन जाएगा। अब देखते हैं यहां से आंसर। ये देखिए आयरन यहाँ है, सिल्वर यहाँ है, तो आयरन तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन तो इसको डिस्प्लेस करेगा, ये नहीं उसको डिस्प्लेस कर सकता। इसका मतलब क्या रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन, द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिल्वर क्या है, सिल्वर आपका लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट देखिए, कॉपर को हमने ऐड किया है किसमें, NaCl में, ये रहा NaCl के सोल्यूशन में। अब कॉपर कहाँ है, यहाँ नीचे, Na कहाँ है, यहाँ ऊपर। अरे भाई ये ज्यादा रिएक्टिव है, अगर आप इसको डाल भी देते हो इसके सोल्यूशन में, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। आपको कैसी मेटल चाहिए, यहाँ पे भी आपका लेस रिएक्टिव मेटल आप उठा रहे हो, मोर रिएक्टिव मेटल उठाओ ना, तब रिएक्शन होगी, तब डिस्प्लेसमेंट होगी कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में हमने कॉपर मेटल डाला है, कॉपर ऐड किया है सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में। अब देखिए कॉपर कहाँ है, ऊपर, सिल्वर कहाँ है, नीचे। कॉपर क्या है, ऊपर चला गया तो ज्यादा रिएक्टिव, इसका मतलब अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी, यस होगी। क्या बनेगा, कॉपर का नाइट्रेट वाला सोल्यूशन बन जाएगा और सिल्वर आपका सेपरेट हो जाएगा, इस तरह से बनेगा रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये वाला देखें हम, जिंक इज एडेड इन द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। आपके पास जिंक था, आपने किस में डाला है उसको, आयरन सल्फेट में, FeSO4 में, तो क्या ये रिएक्शन होगी, चलिए देखते हैं। ये है जिंक, ये है आयरन, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर है, तो ये रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या बनेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन आपका सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द फूड, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि फूड कैंस को दे आर कोटेड विद द टिन नॉट विद जिंक। जो फूड के कैंस होते हैं जिसके अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं, उसको टिन की कोटिंग की जाती है। क्यों, क्योंकि टिन टिन टिन, ये रहा टिन आपका, टिन जो है यहाँ पे है, जिंक जो है वो ऊपर है। तो जिंक बेटा रिएक्टिव है, हम क्यों अपने फूड मटेरियल को पॉइजनस बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते ना, ताकि ये रिएक्ट ना करे, इसलिए हम टिन को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मैम इससे अच्छा तो गोल्ड यूज कर लेते, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है प्लैटिनम। अरे इतना कॉस्टली है वो, उसको तो यूज ही नहीं कर सकते ना। उसके बाद है वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक बट स्टील इज नॉट। अब कॉपर के टैंक्स बनाए जाते हैं, बॉयलर्स या जो टैंक्स होते हैं ना बेटा इंडस्ट्रीज में, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, तो वहां पे हम देखते हैं कि कॉपर के टैंक बनाए हमने, स्टील के टैंक नहीं बने होते, बल्कि स्टील तो कितना अच्छा यार, स्टील के टैंक बनने चाहिए, नहीं बनाए। क्यों, स्टील इज अलॉय ऑफ आयरन, और आयरन जब भी स्टीम के साथ, आयरन के साथ आपका स्टीम यानी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता था तो क्या बनता था, आयरन का ऑक्साइड बनाते थे ना हम, अभी लास्ट ही रिएक्शन करी है, तो यहाँ पे तो ऑक्साइड बन गया, और ऊपर से आयरन देखिए यहाँ पे ये है,
और ये आयरन है और यहाँ पे कॉपर है। देखिए तो आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है भाई, इट इज मोर रिएक्टिव। तो इसके क्यों बनाए हम, हमारे लिए सेफ्टी इसी में है कि हम कॉपर के बनाए। तो कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक। दूसरा रीजन ये लिख सकते हो, पहला रीजन तो ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे, दूसरा ये हो गया वेन एवर ये जो आपका स्टील है विच इज द अलॉय ऑफ आयरन से जो बना है, इट रिएक्ट विद द स्टीम, जब भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका, आयरन का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, लीजिए चलिए नेक्स्ट करते हैं। नाउ देर इज अ रिएक्शन ऑफ अ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है, मेटल ले लेते हैं कोई, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, एक नॉन मेटल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। अब यहाँ पे पिक्चर में भी शो करा हुआ है, देखिए सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 2 8 एंड 1। ठीक है, ये हो गया 11, इसका लिखे 2 8 और 7। और अगर इलेक्ट्रॉन्स बनाने हो तो हम बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है एक्स्ट्रा। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो यहां तक स्टेबिलिटी पूरी हो जाएगी, फिर दिस इज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा है, तो ये रहा, मैंने बना दिया। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक जगह अभी भी खाली है जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बिकॉज इट वांट टू चेंज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस। सो फ्रॉम हियर टू हियर इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन कि कोई मुझे दे दे। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ऐसा बना जिसको हम बोल सकते हैं गिव एंड टेक। दिस गिव एंड टेक इलेक्ट्रॉन वाला जो रिलेशन है, यहां बोल सकते हैं देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हुआ, तो Na जो है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव और Cl के ऊपर आ गया नेगेटिव। अब इन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको क्या नाम देंगे, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction. What is this? This is electrostatic force of attraction. इस electrostatic force of attraction को क्या बोलते हैं? What is this bond called? This bond is known as ionic bond. और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में। और सिर्फ NaCl में ही नहीं, सिर्फ यही आयनिक कंपाउंड नहीं है, दिस इज आयनिक कंपाउंड, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे हैं। एक और बना के दिखाऊं आप लोगों को, LiCl बनाते हैं, लिथियम क्लोराइड, दैट इज सोडियम क्लोराइड, अभी बनाया, सोडियम और क्लोरीन के बीच में हमने बॉन्ड बनाया। अब लिथियम देख लीजिए, एटॉमिक नंबर है 3 और क्लोरीन एटॉमिक नंबर है 17। लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखेंगे, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अभी लिखी थी आपने, इस तरह से लिखेंगे। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, जो कि इसको नहीं चाहिए, यहाँ तक ऑक्टेट इसका कंप्लीट है इसको स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। और इसको अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए चाहिए 2 8 8 वाली कॉन्फ़िगरेशन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा चाहिए, इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के पास था 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन विच इज गिवन बाय लिथियम। इट मीन यहाँ से यहाँ क्या हुआ, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर ट्रांसफर होता है तो लिथियम पॉजिटिव एंड Cl इज नेगेटिव। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज, क्या नाम बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, सो इट इज अ आयनिक कंपाउंड, बन गया आयनिक कंपाउंड क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। एक और बना के दिखाएं, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, किस तरह से, Mg का एटॉमिक नंबर है 12 और Cl का अभी देख लिया हमने 17 के अकॉर्डिंग। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे 2 8 और 2, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। शेल्स कौन से होते हैं बच्चे, K L M N, इस तरह से शेल्स पढ़ते हैं हम। तो दिस इज अ K L
M, तो जो आउटर मोस्ट जो मेरा M है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, और क्लोरीन के पास 287 है, चाहिए एक एक्स्ट्रा 288 बनने के लिए, है ना, चाहिए कि नहीं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये देखा कि जो मेरा मैग्नीशियम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये बन गए, और Cl यहाँ पे एक Cl नहीं है, फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे 2 Cl है, वन इज दिस अदर इज दिस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7, तो एक जगह खाली है, इसके पास भी, ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो फिर स्ट्रक्चर कैसे बनेगी कि Mg के एक तरफ भी Cl है, दूसरी तरफ भी Cl है, दोनों तरफ बॉन्ड बन गया आयनिक बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आयनिक कंपाउंड है। तो डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, देखिए हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, हमारे पास है पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड। MgCl2 नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख लेना। अब इन आयनिक कंपाउंड्स की जो हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने घर का NaCl ले लीजिए, कैसी स्ट्रक्चर है उसकी, फिजिकल नेचर बताइए। जनरली सारे के सारे आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड होते हैं बहुत ही ब्रिटल होते हैं, अगर प्रेशर अप्लाई करें तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, इस तरह से उनकी नेचर है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को नोटिस करें तो कभी सॉल्ट को आपने देखा होगा, वो पॉपकॉर्न बनाने वाले होते हैं ना, बहुत सारा सॉल्ट होता है उन्होंने कढ़ाई में रखा हुआ, तो वो मेल्टिंग फॉर्म में होता है क्या, इट इज इन द सॉलिड फॉर्म, इट रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर टू मेल्ट, इसका मतलब दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दिस इज द रीजन कि वो बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उनका। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन कुछ चीजों में इनसॉल्युबल है, जैसे कि कैरोसिन और पेट्रोल, जो ऑयल जैसी चीजें हैं उनमें इनसॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल है, नमक आप घोल के देख लो घुल जाएगा आसानी से। कंडक्शन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी सॉलिड स्टेट की बात करते हैं ना सॉल्ट की, तो वो कभी कंडक्टिविटी नहीं शो करते। कब शो करते हैं, जैसे ही आप उनको मोल्टन स्टेट में रखते हैं, द आयंस बिकम फ्री टू मूव एंड दे शो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टिविटी वो करेंगे, बट आपके पास क्या होना चाहिए, मोल्टन स्टेट में आपके पास आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। द आयनिक कंपाउंड शो द कंडक्टिविटी ओनली इन द मोल्टन स्टेट, नॉट इन द सॉलिड स्टेट। व्हाई, बिकॉज द आयंस बिकम फ्री इन द मोल्टन स्टेट एंड द फ्री आयन शो कंडक्शन। सो यहाँ पे आपका फिनिश हुआ बेटा चैप्टर। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को देखा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज साइंस साइड। थैंक यू बेटा।